नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम सैनी मुलाकात के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की है। सीएम सैनी ने मुलाकात किया। मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने किया है एक्स पर पोस्ट। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री से सार्थक संवाद हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद सीएम सैनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। पोस्ट शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान से भेंटकर कई विषयों पर संवाद हुआ है। तो देखिए, ये वही पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात आज की है। विभिन्न विषयों पर उनके साथ सार्थक संवाद किया गया है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करने में कामयाब रही है। हमें विश्वास है कि आपका स्नेह आशीर्वाद आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। नवनियुक्ति मंत्रियों को विभाग मिलने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बंटवारे से पहले मंत्रियों का दिल्ली में डेरा लगा हुआ है। सीएम सैनी के पास वित्त गृह विभाग संभव माना जा रहा है। अनिल विज को गृह मंत्रालय न मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी दी गई थी, बाद में वो जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई थी। चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने पहले ही कहा जा सकता है कि वो जिम्मेदारी छीनी गई थी। अब इस बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अनिल विज को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें सभी मंत्रियों को उनके कमरे अलॉट कर दिए गए थे। जिसके बाद मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, इस पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन उससे पहले मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सरकार में मंत्री राव रणबीर गगवा और गौरव गौतम ने आज सुबह दिल्ली में सीएम सैनी से मुलाकात की थी। तो चलिए, अब ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीना, क्या कुछ समझ में आ रहा है, किसे कौन सी जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, आज जितने भी मंत्री थे जिन्होंने शपथ ली थी 17 तारीख को, वो आज सभी के सभी उन्होंने जो है दिल्ली में डेरा जमाया हुआ। तो तकनीकी खामी की वजह से वीना से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक देखिए, आपको अपडेट बता दें कि सीएम सैनी कल शाम हरियाणा में कुछ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना हुए थे। यहां वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि नेताओं के साथ चर्चा के बाद अगले 1-2 दिन में मंत्रियों के विभाग जो है वो बांट दिए जाएंगे। उसे लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें आप देखिए। एक बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में कमरे जो है वो अलॉट कर दिए गए थे तमाम मंत्रियों को। दूसरी तस्वीर आज ही की आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम सैनी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा की है। खुद एक्स पर पोस्ट करके जानकारी जो है सीएम सैनी ने दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि कई विषयों पर चर्चा की है। कयास लगाए जा रहे कि उन विषयों में से एक विषय मंत्रियों के विभाग का भी है कि किसे क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाए। सवाल अब ये है कि अनिल विज के पास पहले गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार क्या उन्हें गृह मंत्रालय मिलेगा या फिर नहीं? तो देखिए, मंत्रियों को संभावित विभाग सीएम नायब सिंह सैनी अपने पास रख सकते हैं। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय अनिल विज के पास जा सकता है। शहरी निकाय, उच्च शिक्षा राव नरवीर सिंह के पास जा सकता है। पीडब्ल्यूडी। तो फोन लाइन पर हमारे सहयोगी वीना हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, आपके के साथ संपर्क टूट गया था, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किसे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? जी बिल्कुल, 17 अक्टूबर को जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली थी, तो वहाँ पर 15 मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई थी और सबने अपना पदभार संभाला था। लेकिन आज जो है जितने भी मंत्री हैं उन सब ने वहाँ दिल्ली में डेरा डाल रखा है। वहाँ पर
सभी मंत्रियों को जो उनके मंत्रालय मिलने थे उसको लेकर सभी मंत्री चिंतित थे कि उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। अगर हम बात करें सूत्रों के हवाले सूचना मिल रही है कि गृह मंत्रालय जो है और वित्त मंत्रालय है जो मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद संभालने वाले हैं, और गृह मंत्रालय जो है अनिल विज के हाथों से शायद ले लिया जाएगा। उनको शिक्षा मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय जो है उनको जरूर दिया जाएगा। अगर हम श्याम राणा की बात करें तो उनको सहकारिता मंत्रालय दिया जाएगा। अगर कृष्ण बेदी की बात किया जाए तो उनको सामाजिक मंत्रालय दिया जाएगा। अगर हम श्रुति चौधरी की बात करते हैं तो उनको आबकारी जो है कराधान, वो शायद सभी मंत्रियों को जो अलग अलग मंत्रालय जो है मिलने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय जो अनिल विज के हाथ से लिया गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है अनिल विज को नाराजगी जरूर हो, क्योंकि उससे पहले भी उनके पास गृह मंत्रालय था। लेकिन अगर ऐसे में अगर उनके हाथ से गृह मंत्रालय ले लिया जाता तो कहीं ना कहीं एक छोटी समस्या जरूर खड़ी हो सकती है। बिल्कुल वीणा, मैं आपसे अब यही पूछने वाली थी कि अगर गृह मंत्रालय एक बार फिर से अनिल विज को ना दे करके खुद सीएम सैनी अपने पास रख लेते हैं या फिर किसी दूसरे मंत्री को दे देते हैं, तो उसके बाद अनिल विज का क्या स्टेप हो सकता है? क्योंकि वो पहले से ही नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं, सीएम पद के दावेदारी वो ठोक चुके थे, उसके बाद भी उन्हें अगर गृह मंत्रालय भी नहीं मिलता है तो उनका कोई कदम रह सकता है, पार्टी में फूट या फिर नाराजगी, कुछ ऐसी अपडेट? जी बिल्कुल, मैं उनको पार्टी की नाराजगी तो पहले ही थी, क्योंकि पहले उन्होंने सीएम की दावेदारी भी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। उन्होंने कहा था कि जो हाईकमान फैसला करेगी वो उसको मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को विधायक दल का नेता बनाने पर को मिलेगा। चलिए ठीक है वीणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बंटवारे से पहले मंत्रियों का जो है वो दिल्ली में डेरा लगा हुआ है। सीएम सैनी भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रही है। हलचल लगातार बढ़ी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि कब विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो उधर हरियाणा में ही पराली जलाने वालों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। ये बड़ा आदेश जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। पराली जलाते हुए पकड़े गए तो नहीं बेच पाएंगे अपनी फसल भी। इसी के साथ आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के बाद अब सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई भी किसान पराली जलाते हुए पाया गया, जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके बाद उनकी फसल भी नहीं बिक पाएगी। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लग गई है। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी पराली जलाएगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहां तक कि पराली जलाते हुए अगर पकड़े गए तो फिर अपनी फसल भी नहीं बेच पाएंगे। दरअसल हरियाणा, यूपी, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब से गंभीर श्रेणी की तरफ जा रहा है। हालांकि दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे भी है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। चलिए अब आपको ऐसे में ये भी बता देते हैं कि आखिरकार पराली जलाने के कितने मामले अब तक सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक कुल 378 मामले सामने आ चुके हैं। पराली जलाने के मामले में पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल 19 अक्टूबर तक आए थे कुल 345 मामले। पराली जलाने के सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो कैथल से सामने आ रहे हैं, कैथल से ही दर्ज किए जा रहे हैं। कैथल में अब तक पराली जलाने के 58 मामले सामने आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो 57 मामले, करनाल में 47 मामले सामने आए हैं। सैटेलाइट से ट्रैक आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि पराली जलाने के 397 मामले अब तक सामने आए। अब इसी के साथ पंजाब का भी जिक्र कर लेते हैं। पंजाब में भी पराली जलाने के कुल 710 मामले सामने आए हैं। हरियाणा से ज्यादा आंकड़ा जो है वो पंजाब में सामने आया है। हरियाणा से ज्यादा पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला कोर्ट के समक्ष भी है। कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है। पंजाब हरियाणा सरकार को कई बार फटकार जो है कोर्ट की तरफ से लगाई जा चुकी है और ये सवाल किया जा चुका है कि अब तक क्या क्या कदम आपने उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। जो किसान पराली जलाएंगे वो फसल नहीं बेच पाएंगे। हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया। इसी को लेकर किसानों से बातचीत की है हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा ने। सरकार के इस फैसले पर वो क्या सोचते हैं, सुनवाते हैं आपको। किसानों के लिए एक अलग ही फैसला निकाला है कि अगर कोई भी किसान पराली जलाता हुआ नजर आता है तो उसकी जो 2 फसलें हैं एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएंगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं किसानों का क्या कहना है। आप एक किसान हैं, जैसे खेती करते हैं, तो सरकार ने जो ये नियम लागू किया उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये नियम तो खैर गलत है। वो कुछ भी है इसमें, छोटा जिम्मेदार क्या करेगा? आग नहीं लगाएगा, वो ना किराया देने के उसमें है और ना ही ये इतना बड़ा आसान ना खरीद सकता है। मतलब आप पराली जलाने के लिए आप पराली जलाएंगे? आप पराली हाँ, जो जलाएंगे, जो
और क्या करेंगे, ऐसे तो खेत नहीं बनते, नीचे दीमक लगती है। दीमक की दवाई या तो सरकार को सारा प्रोसीजर करना चाहिए, दीमक की दवाई दो या 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से करो। 1000 में तो उतना कुछ नहीं है, इतने का डीजल ही फूक जाता है। आप क्या कहेंगे, जैसे सरकार ने जो नियम जो लागू किया है 2 फसलें एमएसपी पर नहीं होंगी, तो इसका नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए, छोटे किसान के लिए तो इसका नुकसान है, क्योंकि छोटा किसान इतना बड़ा इम्प्लीमेंट 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक इम्प्लीमेंट के अंदर नहीं कर सकता। और बड़ा किसान, लगभग बड़े किसानों ने अभी इम्प्लीमेंट खरीद भी लिए हैं, इसीलिए ये आग लगना जो है बहुत हद तक कम हो गया है। मेरी सरकार से एक डिमांड है, नए हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, सुना है बड़े किसान हितैषी मुख्यमंत्री है, उनसे एक ही डिमांड है, ये जो प्रोत्साहन राशि है आग ना लगाने वाले किसानों को जो 1000 मिलती है, इसको बढ़ाकर 2000 किया जाए। अब भी जो इक्का दुक्का किसान आग लगा रहा है वो भी आग लगनी बंद हो जाएगी। आपके पीछे सुपर सीडर खड़ा है, इसको चलाने में खर्चा कितना आता है और लगभग लागत क्या रहती है? देखिए, इसका जो किराए का रेट है वो है 2000 रुपये प्रति एकड़, क्योंकि 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये प्रति एकड़ तो इस पे चलाने वाले का खर्चा ही है। 1000 का डीजल है, ड्राइवर भी बैठा है, ब्लेड भी चल रहे हैं, ट्रैक्टर भी घिस रहा है, हर तरह की सहाई को लगा के 1000 से 1200 रुपये इस पे खर्चा है। अगर एक किले में चलाने वाले को 700 से 800 रुपये ना बचे, वो चलाएगा क्यों? तो मेरे सरकार से ये दरखास्त है कि 2000 रुपये किला डायरेक्ट किसान के खाते में डाला जाए, ताकि ये जो इक्का दुक्का किसान आग लगा रहे ये भी नहीं लगाएंगे। आप क्या पंचकुला में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर मोरनी के नजदीक टिक करताल के पास बच्चों से भरी हुई एक बस जो है हादसाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे, रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का चालक जो है वो बस को तेज गति से चला रहा था, इसी कारण बस हादसे का शिकार हुई। इस दौरान मोरनी के नजदीक टिक कर ताल के पास चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बस खाई में पलट गई। फिलहाल घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवा दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा में सीएम की सीपीएस की नियुक्ति पर रोक, सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है नियुक्ति। मुख्य सचिव टीवीएसएन ने जारी की है आदेश। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति के आदेश पर नाटकीय ढंग से रोक लगा दी गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाने के आदेश जारी किए। इसमें उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर पर रैंक दिया गया था। हालांकि 4 घंटे के बाद ही रात करीब 12 बजे दूसरा ऑर्डर जारी हो गया है, जिसमें कि लिखा गया मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के संबंध में जारी अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली गए हुए थे। कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल कुरुक्षेत्र के पीपली पैराकिट पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वैश्य समाज के लोगों का ने स्वागत किया है। वैश्य समाज के लोगों ने उनका बेहद ही शानदार स्वागत किया, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रही है। इस मौके पर भारी संख्या में वैश्य समाज के लोगों के अलावा पूर्व मंत्री और थानेसर के विधायक रहे सुभाष सुधा भी वहां पर उपस्थित रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सुभाष सुधा को अपना बड़ा भाई और पारिवारिक सदस्य बताया। साथ ही कहा कि जनता ने उन्हें एक बार फिर से सेवा का अवसर दिया है, ऐसे में वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जब उनसे पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अभी बड़ा मुद्दा नहीं है। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरे हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की किसी भी पार्टी की सरकार को इतना समर्थन देने का, आशीर्वाद देने का काम जो हरियाणा की जनता ने किया, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और यही कहूंगा, जिन उम्मीदों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में भेजा, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम नायब सिंह सरकार करेगी। सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना बहुत बड़ा समर्थन दिया। मैं प्रदेश की पूरी जनता को प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही आज मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त आदरणीय श्री विपुल गोयल जी और आदरणीय राजेश नागर जी, जो दोनों मंत्री बने हैं, आज जो यहाँ से पिपली से क्रॉस कर रहे थे, उनका बहुत जोरदार हमने यहाँ स्वागत किया है।
और मैं ये कहूंगा उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये भी कहूंगा कि आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रदेश में बहुत बड़ी विकास की गति जो धीमी होगी तो बड़ी तेज गति से कार्य करेगी। और थ्रेसर में भी मैं गारंटी से कहूंगा जिस गति से कार्य चल रहे थे उससे भी जोर देकर उससे भी की विकास की गति को तेज कर हम इस कार्य को करवाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का गुरुग्राम दौरा। राव नरबीर सिंह ने पिता की मूर्ति पर सबसे पहले माला अर्पित की। गुरुग्राम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया है। प्रदेश में चौथी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, राव नरबीर सिंह की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राव नरबीर सिंह ने अपने पिता महावीर सिंह की मूर्ति पर माला अर्पित की। तो वहीं पर राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम का विकास अब और भी तेजी से किया जाएगा। जहां जहां विकास की कमी है उस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और उस काम के लिए सरकार दिन रात मेहनत करेगी। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ा दावा किया कि हरियाणा में चौथी बार फिर बीजेपी की सरकार ही आएगी। बता दें कि राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम के लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा की जनता ने और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से उम्मीद रखता हूँ कि जिस इच्छा और उम्मीद से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सूबे की जनता से वायदा किया था। वैसे तो कई सारे वायदे किए थे, लेकिन उनका एक वायदा सबसे पहले उन्होंने पूरा किया है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार में वापसी आने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपना ये वायदा पूरा कर दिया है। प्रदेश में 24,000 युवाओं को रोजगार दिया है। रोजगार पाने वाले युवाओं के चेहरे पर खुशी भी है, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके घर पर दिवाली जैसा माहौल दिवाली से 10 दिन पहले ही हो गया है। कुरुक्षेत्र की रिम्पी कुमारी की सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर नौकरी लगी है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी सरकार ने उन्हें नौकरी दी है। इससे पहले उनके पति की भी नौकरी लग चुकी है। यह नौकरी बिना खर्चे बिना पर्ची मिली है। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है आरसेक डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की एक पोस्ट थी सर। हाँ, तो उस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही खुशी का माहौल है। आज मुझे ही नहीं पूरे हरियाणा के युवाओं को 24,000 युवाओं को जो नौकरी मिली है, सभी बहुत खुश हैं। बिना किसी खर्ची पर्ची के सबका सिलेक्शन हुआ है। सारे युवा बहुत खुश हैं। सरकार ने वादा किया था सर, वादा अपना निभा के दिया कि हम शपथ बाद में लेंगे और ज्वाइनिंग जो है बच्चों को देंगे। तो उन्होंने शपथ वाले दिन ही ज्वाइनिंग देने का बच्चों को अपना वादा पूरा करके दिखाया है। नहीं थम रहा फर्जी धमकियों का सिलसिला। इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी एक बार फिर से मिली है। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही थी फ्लाइट। बम की सूचना से यात्रियों में हड़कंप मचा। फ्लाइट का कराया गया इमरजेंसी लैंडिंग। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, हैदराबाद से चंडीगढ़ ये फ्लाइट जा रही थी और बम की सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। तो ऐसे में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सिख कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है कि गुरप्रीत सिंह की हत्या सांसद अमृतपाल का कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है। हत्या में पंजाब के डीजीपी ने किया है बड़ा खुलासा। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अर्श डल्ला डीजीपी की तरफ से कहा गया है। दरअसल पंजाब में गुरप्रीत हत्याकांड में सांसद अमृतपाल का कनेक्शन अब सामने आ गया है। अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पंजाब के डीजीपी ने यह पूरा खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में विदेश में बैठे गैंगस्टरों का एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। इस मामले में शूटर्स की पहचान कर ली गई है। 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में पहले सिद्धू मूसेवाला की तरह रेकी की गई, फिर वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पर गुरप्रीत के परिवार का कहना यह है कि पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दे। परिवार का कहना यह भी है कि कोई निर्दोष ना फंसे और कोई दोषी ना बचे। जलालाबाद के 3 गांव में एक ही रात 3 गुरुद्वारा साहिब के गोलक चोरी होने के मामले सामने आए हैं। बताया ये जा रहा है कि जलालाबाद के गांव घुबुआ, चकमोचनवाला और
जवालेवाला गांव के श्री गुरुद्वारा साहिब में चोरी की वारदात सामने आई है। गुरुद्वारा साहिब में रखी गुल्लक को उठा लिया गया है। इसके बाद गुल्लक से पैसे निकाल करके फेंक दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिरोजपुर में आशिक ने प्रेमिका से किया रेप। 3 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों। प्रेमी प्रेमिका पिस्तौल की नोक पर प्रेमिका से रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब से एक खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर से एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आशिक ने अपनी ही प्रेमिका को अपना हवस का शिकार बनाया है। बता दें कि प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका से पिस्तौल के दम पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप करने के बाद आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका जो है वो 3 साल से रिलेशनशिप में थे और जब प्रेमिका ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने इस प्रकार की घटना से साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है। ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰਤ ਕਟਾਈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪਾਏਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਚਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦस्ती करके गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए जल्द ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लागू करने की योजना बनाई जा रही है। न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में अब टीसीपी के दायरे में ही कोई निर्माण लिया जाएगा, कोई निर्माण करना अनिवार्य होगा। न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं जीवन कुमार। मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी। सर, पूरे प्रदेश में टीसीपी लागू करने की बात की जा रही है, टीसीपी के दायरे में सारे प्रदेश को लाने की बात की जा रही है। किस तरह का प्रयोजन है और जो ग्रामीण परिवेश है उसमें किस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे आप? हिमाचल प्रदेश में आए दिन जो है कई तरीके की आपदाएं आती हैं। पिछले साल भी भारी नुकसान आपदाओं जो बरसात की भारी बरसात हुई और इसमें कई जगह भूस्खलन हुए, कई जगह जो है लैंड सिंक कर गई, कई जगह बाढ़ की वजह से लोगों के घर बह गए, जान माल का भारी नुकसान हुआ था। और इस पर भी कुछ एक जगह पे काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस आपदा को हम पूरी तरह से जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते आपदा के, लेकिन आपदा से होने वाले जो नुकसान हैं, अगर हमारा जो विकास है, जो हमारी सेटलमेंट्स हैं वो इस तरीके से हों कि जहाँ पे हम उस नुकसान को कम कर सकें, तो इसके लिए जो है टीसीपी विभाग जो है समय समय के ऊपर ऐसे नियम बनाते हैं या नियमों में संशोधन करते हैं। और उसका उद्देश्य एक ही है कि योजनाबद्ध तरीके से हमारा विकास हो और जो हमारे घर बने, व्यावसायिक भवन बने, वो सुरक्षित हों, सुरक्षित जगह पे हों, ये उसका उद्देश्य रहता है जी। और इसी उद्देश्य के साथ जो है हमने अभी एक पार्शियल जो है कानून लाया है, विधानसभा से जो पास हुआ है, उसके मुताबिक अगर कहीं पे 1000 स्क्वायर मीटर, लगभग वो 11,500 स्क्वायर फीट के करीब हुआ, इससे ज़्यादा का अगर कोई भवन बनाता है, वो बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए जो है वो टीसीपी का अप्रूवल लेना जरूरी होगी। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।